चालू कर दिया। इजना भौतिकी, भौतिकी दिख रहा है, भौतिकी वहाँ ध्यान से देखना, पूरा हल्का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग आज कोची पढ़ेंगे जी, क्लास 10 न था, CLASS क्लास 10 भौतिकी शुरू कर रहे हैं, यानी कि फिजिक्स, PHYSICS फिजिक्स दिख रहा है वहाँ देखना। हम लोग शुरू क्या कर रहे हैं? फिजिक्स में पहला एक्सरसाइज में है प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन। इसको शुरू करने से पहले ध्यान देना, इसको शुरू करने से पहले हम लोग विज्ञान के बारे में समझते हैं, क्योंकि फिजिक्स विज्ञान का एक भाग है। फिजिक्स कौन सी है? विज्ञान का एक भाग, तुमको बताया है ना। तो विज्ञान कहते किसको हैं? विज्ञान किसी भी विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आसान भाषा में समझाए थे कि किसी भी विशेष ज्ञान को कहेंगे सर यहाँ लिखल कुछ और है, आप बोल रहे हैं कुछ और, है ना। तो वो आसान परिभाषा में किसी भी विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। लेकिन जो एकदम सटीक परिभाषा है वह है मानव के द्वारा अवलोकन के आधार पर। अवलोकन मीन्स देखना, अवलोकन मीन्स देखना। जैसे आप आज बता रहे थे अवलोकन का मतलब कि जैसे किसी भी कोई काम को अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको पहले गौर से देखता है और देखते के साथ साथ वो ऑब्जर्व करता है, यानी सीखता है कि कैसे हो रहा है, उसी को बोलते हैं अवलोकन। तो मानव के द्वारा अवलोकन और प्रयोग के आधार पर, प्रयोग भी करता है, तो यहाँ पे अवलोकन और प्रयोग छूट गया है ना। आप लोग लिखिए अवलोकन और प्रयोग के आधार पर प्राप्त क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा साइंटिया से हुआ है। किससे हुआ है? लैटिन भाषा साइंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि जानने की इच्छा या उत्सुकता, जानने की इच्छा या उत्सुकता। अब आगे बढ़ेंगे कि विज्ञान की कितनी शाखाएं होते हैं? तो 3 शाखाएं होते हैं। विज्ञान की 3 शाखाएं होती है। पहला है फिजिक्स यानी कि भौतिकी, दूसरा है केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र, और तीसरा है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो विज्ञान की कितनी शाखाएं? 3 शाखाएं। मतलब एक विज्ञान पेड़ है और इस पेड़ का 3 शाखा है, 1 2 3 शाखा। एक का नाम भौतिकी है यानी फिजिक्स है ना, और दूसरा का नाम केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र है, और तीसरा का नाम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान है। एक पेड़ की 3 शाखा, और इस पेड़ का नाम जो है वो विज्ञान है। क्या है? विज्ञान है। तो विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? 3 शाखाएं। कौन कौन? एक भौतिकी, दूसरा रसायन, तीसरा जीव विज्ञान। बात समझ में आ गया? तो विज्ञान की 3 शाखाएं। अब बात आएगा कि सर हमको पढ़ना क्या है, शुरू क्या कर रहे हैं हम लोग? भौतिकी। तो हम लोग भौतिकी के बारे में समझेंगे। तो भौतिकी किसको कहते हैं? यानी फिजिक्स। तो विज्ञान की वैसी शाखा, यानी विज्ञान एक पेड़ है और विज्ञान में वैसा शाखा जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें प्रकृति और प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी नेचर। जैसे में क्या किया जी, उसे भौतिकी कहते। तो हो गया क्लियर? जैसे में आकर्षण, विकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, चक्रवात, मानसून, वर्षा, ये सब क्या है? प्राकृतिक घटना है। क्या ये सब वर्षा हम खुद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आंधी हम ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। मौसम परिवर्तन कर सकता है मानव? नहीं कर सकता। ये सब नेचर है, यानी प्राकृतिक द्वारा बना हुआ है कि नहीं है? तो ये प्राकृतिक के द्वारा बना हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रकृति और प्राकृतिक में होने वाले घटना, है कि नहीं? तो प्राकृतिक और प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे, जिस शाखा में हम अध्ययन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? महाराज क्या कहेंगे? हाँ, पूरा ऐसा पर मातम नहीं छाल है, उसे भौतिकी कहेंगे। एग्जाम्पल समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे स्टेप लेते हैं। खाली आगे बैठो, बस कुछ
करना है? नहीं कुछ करना है। अच्छा तो आगे है भौतिकी किसे किसे कहते हैं, हो गया क्लियर। तो भौतिकी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुआ है। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा फ्यूसिस से हुआ है। किससे हुआ है? ऑब्जेक्टिव आएगा कि भौतिकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, फिर किससे लिया गया, तो ग्रीक भाषा फ्यूसिस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति यानी नेचर। भौतिकी जो है संस्कृत का मूल शब्द है। भौतिकी क्या है? संस्कृत का एक मूल शब्द है जिसका भी अर्थ होता है प्राकृतिक संसार। यानी कहने का मतलब भौतिकी फ्यूसिस से लिया गया है, तो फ्यूसिस का मतलब भी होता है प्रकृति, और भौतिकी जो है संस्कृत में मूल शब्द है और इसका जिसका भी अर्थ होता है प्राकृतिक संसार ही। कोई दिक्कत नहीं। फिर भौतिकी में अनेक वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है। भौतिकी जब बना रहे थे, फिजिक्स जब बन रहा था, तो उसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर योगदान दिया। जैसे हम लोग कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल, तो उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है। जैसे लेबर का योगदान होता है, ईंट ढो के लाता है, बालू, फिर जो बालू ला के देता है वहाँ से, ट्रैक्टर से, गाड़ी से, वो उसका योगदान होता है। यानी एक घर बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। उसी तरह से जब भौतिकी जो हम लोग को पढ़ना है, फिजिक्स जब बन रहा था, तो उसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है, जिसमें कुछ का नाम यहाँ पे हम लिख दिए हैं। जैसे ब्लेज पास्कल, सर आइजक न्यूटन। न्यूटन का पूरा नाम सर आइजक न्यूटन है और मुख्य वैज्ञानिक यही हैं। इन्हीं को माना जाता है भौतिकी का जनक। गैलीलियो गैलीलाई, अल्बर्ट आइंस्टीन, जेम्स जूल, जेम्स वाट, डायोफ्टर, आलेसांद्रा वोल्टा, आंद्रे मेरी, एम्पियर, जॉर्ज सर साइमन, ओम, माइकल फैराडे, मैक्सवेल, फ्लेमिंग, लंज इत्यादि और सारे वैज्ञानिकों ने भी योगदान दिया है। लेकिन यहाँ पे जो जो प्रमुख थे उनका नाम हमने लिख दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि भौतिकी का जनक किसको कहेंगे, तो यहाँ पे सर आइजक न्यूटन को कहेंगे। तो आपको दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया भौतिकी को, तो फिर न्यूटन को ही क्यों कहेंगे, है ना? आइंस्टीन को क्यों नहीं कहेंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन? तो इसमें कहा जाता है जिनका योगदान, जैसे कि आप घर बनाते हैं तो जिनका घर होता है उन्हीं का नाम का घर होता है। क्या मजदूर के नाम का होता है? नहीं होता है। मजदूर के नाम का नहीं होता है, मिस्त्री के नाम का नहीं होता, ठेकेदार के नाम का नहीं होता है। जिनका घर होता है वो एक काम नहीं करते हैं, करते हैं कोई काम, सिर्फ पैसा दिए रहे एक काम करा, इटा लाओ दौड़, ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ भी वही चीज़ है। जब न्यूटन, इसके बारे में बहुत पुराना कहानी है, खैर कहानी पे ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो न्यूटन मुख्य व्यक्ति थे। न्यूटन यानी सबसे बड़े होंगे। हाँ, यही भौतिकी बनाने का दिमाग में जो कीड़ा आया था, इन्हीं के दिमाग में आया था। वो आपको पता होगा कि एक वृक्ष से सेब गिरा था नीचे, वृक्ष सेब के पेड़ के नीचे बैठे, कोई आम के पौधा के नीचे बैठे हुए थे, पेड़ के नीचे, उनके माथा पे गिर गया था आम। तो उसी दिन से उनको फिजिक्स शुरू हुआ था। उनको लगा था कि फल जो नीचे गिरा है ऊपर क्यों नहीं गया। वहीं से भौतिकी का शुरुआत होता है और इनको सहयोग ये भौतिकी बनाने लगे और इनका सहयोग सभी वैज्ञानिकों ने दिया। इसीलिए भौतिकी का जनक हम किसको कहेंगे? सर आइजक न्यूटन को। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना? तो भौतिकी का जनक किसे कहेंगे? सर आइजक न्यूटन। अब हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए आते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज में, है ना? जो कि क्लास 10 का फर्स्ट एक्सरसाइज है, प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन। पहला एक्सरसाइज का नाम है प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन, यानी लाइट ऑफ नेचर एंड रिफ्लेक्शन। अब किन्हीं के मन में आ रहा हो कि सर आप पहले से लिख के रखते हैं। पहले से लिख के इसलिए रखा जाता है ताकि आपका टाइम बचे, है ना? ऐसे हम लिखेंगे तो उतना देर टाइम लगेगा, है कि नहीं? तो प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन सबसे पहला एक्सरसाइज हम लोग चल रहे हैं फिजिक्स में। इसमें सबसे पहले परिभाषा है कि सर प्रकाश कहते किसको हैं। प्रकृति के बारे में समझ गए, अभी नेचर जो भगवान का प्रकृति है। तो लाइट किसको कहेंगे? तो प्रकाश एक वैसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसके द्वारा हम किसी वस्तुओं को क्या करते हैं? देख पाते हैं, या किसी वस्तु को देखने की अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। मान लिया जाए
कि प्रकाश हो ही ना। कोई कोई व्यक्ति देखिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमारे आँख की रोशनी घट गई है। बिल्कुल गलत। आँख में प्रकाश होता ही नहीं है। आँख में प्रकाश होता ही नहीं है। अगर यदि आँख में प्रकाश होता तो रात में भी देखते हम लोग, टॉर्च जलाने की जरूरत नहीं था, नहीं ना। तो आँख में प्रकाश होता नहीं है, जबकि प्रकाश हम देखते हैं वस्तु को कैसे, पहले प्रकाश निकलती है फिर वस्तु पे पड़ती है और वस्तु से परावर्तन के बाद हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे मान लिया टॉर्च हम आपके डायरेक्ट आंख में डला देंगे, इससे आँखिए पे डायरेक्ट चंधरा जाइएगा, अरे हटाओ हटाओ, नहीं कहते कि नहीं कहते हैं, हटाता है कि नहीं हटाता, चोट्टा चौंधिया दिया एकदम। ऐसे टॉर्च जब हम आपके आँख में मारेंगे तो कोई चीज़ नहीं दिखेगा आपको, दिखेगा, चौंधिया जाइएगा। लेकिन वही टॉर्च अगर हम किसी वस्तु पे डालते हैं तो पहले प्रकाश वस्तु पे जाता है और उससे परावर्तन होने के बाद हमारी आंखों पे पहुंचता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ना कि हम अपने आंखें में रोशनी डाल लेंगे, ले टॉर्च जला दे आंखें में, कुछ नहीं जाने तो। पर वो एकदम मिनट सेकंड में तुरंत एकदम हो जाता है, 1 सेकंड ले लेता है। हाँ, तुरंत होता है कि पहले प्रकाश पहुंचा, प्रकाश का चाल बहुत तेज में है, पहुंचा तुरंत रिफ्लेक्ट हुआ, हम अपनी आंखों से फिर देख पाते हैं इस वस्तु को। तो समझिए प्रकाश क्या है। प्रकाश, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का जरूरत पड़ता है हमको, है ना। तो समझ में आ गया होगा प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक वैसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, या किसी वस्तु को देखने की अनुभूति को हम क्या कह देंगे, प्रकाश कहेंगे। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं अगला स्टार में। देखो प्रकाश समझ में आ गया था कि प्रकाश एक वैसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तुओं को क्या करते हैं, देख पाते हैं, या किसी वस्तु को देखने की अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। अब इसके बाद है नोट में कि प्रकाश का ऋजु रेखीय सिद्धांत। क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश का ऋजु रेखीय सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, है ना। तो इसमें लिखेंगे कि प्रकाश, ऋजु मतलब सीधा, रेखीय मतलब रेखा। ऋजु का मतलब सीधा, रेखीय मतलब रेखा। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश हमेशा सीधा जाता है, टेढ़ा नहीं जाता है। अगर टेढ़ा जाता है ऐसे प्रकाश तो हम इधर से ऐसे पीछे देख लेते, टन नहीं, पीछे नहीं तो साइड में इधर। किधरों भी देख लेते, ऐसे ऐसे जाता प्रकाश, ऐसे घूम जाता, पीछे बाल देख लेते, ये वाला कैसन हो रहे, यहाँ पर ही देख लेते कि नहीं देख लेते, यहाँ वाला बाल देख लेते, ऐसे जाता प्रकाश, ऐसे चला जाता। लेकिन प्रकाश हमेशा क्या जाता है, सीधी सीधी रेखा में, इसलिए हम लोग को सीधा दिखाई पड़ता है। पीछे देखने के लिए मुड़ी ऐसे घुमाने पड़ता है, टूं देखते हैं, है ना। यानी इससे क्या पता चलता है कि प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है। तो ये यहाँ पे बोले ऋजु मतलब सीधा, रेखीय मतलब रेखा। प्रकाश का सिद्धांत है कि वो सीधा ही चलेगा। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी चलती है। वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, यानी जितना भी प्रकाश एक दूसरे को काटता नहीं है। जैसे अभी हमने लाइट जला के रखा है वहाँ से, तो वहाँ से जो भी प्रकाश आ रहा है एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा होगा, सीधा सीधा सब आ रहा होगा, सीधा सीधा सीधा, एक दूसरे को थोड़ी इन्हें भाग रहा होगा, इन्हें भाग रहा होगा, और से हम टकरा जाएगा। तो वो चीज़ नहीं होता। प्रकाश हमेशा सीधा, जैसे यहाँ से कोई प्रकाश यदि हम छोड़ते हैं तो यहाँ से सीधा 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 सब जाएगा, सीधा जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से निकलेगा तो इन्हें जाएगा, इन्हें जाएगा, इन्हें जाएगा, फिर यहाँ से निकल कर इसे कोई जाए लगेगा, ऐसा नहीं, हमेशा सीधा जाता है ना। प्रकाश जहाँ से भी निकलेगा वहाँ से सीधा एक दूसरे से बिना झगड़ा झंझट किए आराम से बिना काटे किसी को चल जाता है। समझ में आ गया बात कि नहीं आ गया। हंसने की बात नहीं है, समय समय की बात है। आज आप हंस रहे हैं, कल हंसेगा, है ना जी। समझ आया कि नहीं आया। हंसने दो सुमान, घबराई की बात नहीं है। तो यहाँ प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब प्रकाश के इसी गुण को प्रकाश का ऋजु रेखीय सिद्धांत कहते हैं। फिर से एक बार, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है ना बाबू। वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का ऋजु रेखीय सिद्धांत कहते हैं। यानी प्रकाश का गुण है, जैसे टीचर का गुण है पढ़ाना, बल्कि वो खराब पढ़ाए चाहे बढ़िया पढ़ाए, लेकिन उसका गुण कुछ है, पढ़ाना। तो काम कुछ है, यही ना है। तो सबका अपना अपना काम है कि नहीं है।
तो बाबू लोग तनी इनर्जेटिक रहो। आधे लोग तनी बढ़िया से रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा तब ना। क्या? हाँ जैसे देखो एनर्जेटिक रहता है व्यक्ति, कोई मतलब नहीं। अगर हम बोलेंगे प्रकाश सीधा रेखा में, तो ऐसे करके देखेगा, अच्छा ऐसे नहीं चलता है है ना, देखेगा ऐसे करके, है ना। तो ये सब पता चलना चाहिए, ये सब करते रहना चाहिए, तब ना समझ में, अच्छा प्रकाश ऐसे नहीं चलता है, सीधा चलता है कि नहीं। संचरण, अब दूसरी चीज आता है संचरण है क्या? एक जगह से दूसरी जगह चलने की क्रिया को संचरण कहते हैं। संचरण मतलब जगह चेंज। जैसे हम यहाँ से हैं और यहाँ से यहाँ आ गए तो मेरा संचरण हो गया, वहाँ से यहाँ तक आना संचरण कहलाया, है कि नहीं। तो संचरण क्या है? प्रकाश का हो या मानव का हो या जानवर का हो, किसी भी चीज़ का संचरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चलने की क्रिया को संचरण कहते हैं। नो डाउट। अरे रे वो स्टेज है रे, नाच रही है रे, टूटती तरह स्टेज पे ना चल जाएगी, वो स्टेज बदले रहे मार खा जाएगा तुम। स्टेज पे स्थिर रहो, स्टेज छोटा सा स्टेज है, टूट फूट जाएगा तो झूठ मूठ के मकान मालिक के हमको दंड देना पड़ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हैं? अच्छा तुम कुर्सी पे संचरण कर रहा था, बाजी वाह चलो आगे है स्टार में, अभी बताए थे, मजाक नहीं अब सीरियस। पहले प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है। अभी बताए थे कि प्रकाश जब कभी चलता है सबसे पहले वस्तु पे जाता है, तब हमारी नेत्र तक पहुंचती है। पहले प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है, वस्तु से परावर्तन के बाद यानी वस्तु पे पड़ता है, उसके बाद लौटता भी है, लौटने के बाद नेत्र लेंस पर पहुंचती है, हमारी आंखों तक पहुंचती है। लौटता है तब, और नहीं लौटेगा, जैसे ब्लैक कलर पे डाल दीजिए, कुछ नहीं लौटेगा तो ब्लैक दिखेगा। जब लौटेगा तो वो दिखेगा। जैसे ये वाइट है तो इसमें जितना भी प्रकाश जा रहा है इसमें सारा का सारा लौट रहा है तो ये वाइट दिखेगा। अगर ये ब्लू दिख रहा है तो इसमें प्रकाश जा रहा है लेकिन इसमें ब्लू वाला, अभी बाद में बताएंगे वो सब चीज, कहानी छोड़ो। नेत्र लेंस पे पहुंचती है। नेत्र लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना क्षेत्र पर उल्टा और वास्तविक बनाता है। उल्टा और वास्तविक और अस्थायी बनाती है। समझिएगा फिर से, पहले प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है, वस्तु से परावर्तन के बाद नेत्र लेंस पर पहुंचती है, और नेत्र लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना क्षेत्र पर उल्टा, वास्तविक और अस्थायी बनाता है। जैसे अभी हम आपको देख रहे हैं, अभी हमारे रेटिना पे आपका फोटो बन रहा है, तुरंत आंख घुमाएंगे इधर, इसको देखेंगे, तुरंत आपका फोटो डिलीट, आपका फोटो बनने लगेगा। अस्थायी उसी को बोलते हैं। मोबाइल में फोटो खींचते उसमें अस्थायी खिंचाता है, मोबाइल खींच के रख ली, बाद में देख सकते हैं ऐसे ऐसे करके, नहीं। तो हमारा नेत्र जो बनाता है किसी भी प्रतिबिंब को, तो अस्थायी बनाता है, तुरंत तुरंत डिलीट करने की क्षमता है इसमें। अभी हम इस कपड़ा को देख रहे हैं, कपड़ा का फिगर मेरे दिमाग में बन रहा है, तुरंत कपड़ा से हटाए आँख इसको देखने लगे, तुरंत इसका फिगर में इसका डिलीट हो गया, है ना। तो नेत्र लेंस, हमारा जो नेत्र लेंस है रेटिना क्षेत्र पर जो प्रतिबिंब बनाता है वो अस्थायी बनाता है, डिलीटेबल बनाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा घटना होता है जो कि मेमोरी में सेव हो जाता है। वो आँख बंद करिएगा और आपके अंदर में वीडियो चलना शुरू हो जाएगा, हा क्या घटना घटा था। नहीं, अगर दुखद घटना है तो आपको उस घटना को सोच कर लगेगा कि काश शायद हम उस घटना में ख़त्म हो जाते, या फिर जो भी माइंड में ऐसा लगेगा। अब कोई खुशी वाला घटना रहेगा तो उसको माइंड, आंख बंद करिएगा तब भी दिमाग में वीडियो चलेगा। आंख बंद कीजिएगा, गेलियो शादी में रहा, नाच नाच के उड़ा दिलियो, वीडियो चलेगा दिमाग में। नानी घर गए हैं तो नानी घर का याद आएगा कुछ बात तो वीडियो चलेगा दिमाग में। यानी कुछ कुछ फोटो जो है हमारे मेमोरी कार्ड में क्या होता है, रिकॉर्ड हो जाता है। तो हमारा, लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, अस्थायी बनता है, तुरंत डिलीट हो जाता है हमारे रेटिना क्षेत्र से। हाँ, उसको माइंड अगर एक आगो चीज़ को रिकवर कर लिया तो बात अलग है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हमारे पास कितने नेत्र हैं बाबू? 2 नेत्र हैं। किसी वस्तु का 2 प्रतिबिंब बनेगा अंदर में। अब दोनों को मस्तिष्क, अब माइंड का काम है, आँख का काम है सिर्फ रेटिना पर प्रतिबिंब बना देना। उसके बाद मस्तिष्क का काम शुरू होता है। मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंब को मिलाएगा, अब एक साथ करने के बाद उलट देगा, क्योंकि रेटिना पर तो उल्टा बन रहा है। जैसे हम आपको देख रहे हैं तो हमारे रेटिना पर ना आपका पैरवा ऊपर दिख रहा होगा, अब मुड़िया नीचे,
लेकिन मस्तिष्क फिर इसको क्या करता है, एक साथ करके तुरंत उलट देता है। तो आप सीधा है तो सीधे दिखाई पड़ते हैं, यानी 2 बार काम करना पड़ता है। तो उल्टा करता रेटिना सही बनाता है ना, माइंड को उलटना नहीं पड़ता। तो वही चीज़ है, मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंब को एक साथ करने के बाद उलट देता है, इसलिए वस्तुएं स्पष्ट और वास्तविक स्थिति में दिखाई पड़ती है। फिर से हमारे पास 2 नेत्र हैं, किसी वस्तु का 2 प्रतिबिंब बनता है। मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंब को एक साथ करने के बाद उलट देता है, इसलिए वस्तुएं स्पष्ट और वास्तविक स्थिति में क्या करती है, दिखाई पड़ती है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। ये तो बहुत शुरू में बता दिए थे ये वाला जो है। आगे क्या है, इसके बाद आगे चलते हैं। बोला सर तो समझ में नहीं आया। हाँ ठीक, देखो इधर, शांत बाबू, देखिए क्या बोले। अब हमारे नेत्र में 2 कोशिकाएं पाई जाती है। हमारे नेत्र में 2 कोशिकाएं पाई जाती है, यानी 2 प्रकार की कोशिका पाया जाता है। एक को छड़ बोलते हैं, दूसरा को शंकु बोलते हैं। छड़ नेत्र की वैसी कोशिका जो प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करती है, यानी हमारे नेत्र में 2 प्रकार की कोशिका है। एक का काम है, जैसे कोई प्रकाश से जब प्रकाश की तीव्रता यानी कितना तेज से प्रकाश आ रहा है उसको ऑब्जर्व करता है। जैसे अभी आप कोई लाइट को देख रहे हैं जलते, तो आपको आँख पे उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा, यानी हमारी जो नेत्र में छड़ है उसकी प्रकाश की तीव्रता को ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन डायरेक्ट आप सूर्य को देखिए तो आपका आँख चौंधिया जाएगा, यानी उतना जितना वहाँ से प्रकाश की तीव्रता आ रही है हमारे आँख ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, इसलिए चौंधिया जाता है। नहीं, कोई हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन देखिए चौंधिया जाएगा। लेजर लाइट जो डीजे वाला लाइट वाला रहता है वो सब देख लीजिएगा तो आँख एकदम चौंधिया जाएगा। उसका तीव्रता इतना है उसमें कि हमारी आँख उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। और जो मरकरी वगैरह ट्यूबलाइट जो देख रहे हैं वो आराम से देख लेते हैं, लगता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन वगैरह को दिखने में थोड़ा सा समस्या हो जाता है। तो नेत्र की वैसी कोशिका जो प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करती है उसे क्या कहते हैं, छड़ कहते हैं। लाठी डंटा उठा बैठी करवा दूँ तुरंत अभी, हाँ उठा बैठी कर दे तुरंत। उसे क्या कहते हैं, छड़ कहते हैं। मानव नेत्र में छड़ की संख्या लगभग 12 करोड़ है। कितना है, लगभग 12 करोड़ है। फिर शंकु, दूसरा शंकु है मानव नेत्र की वैसी कोशिका जो रंग को अवशोषित करता है, जिससे हम लोग रंग बिरंगा सामान रंग बिरंगा देखते हैं। शंकु, कोई शंकु लाल रंग को अवशोषित करता होगा, कोई वाइट रंग को करता होगा, कोई हर एक मानव नेत्र में बहुत तरह के शंकु है। 7 रंग का शंकु पाया जाता है। इसमें 7 कोई बैगनी रंग को अवशोषित करता है, कोई नीला, कोई आसमानी, कोई हरा, कोई हमारे नेत्र में वही यहाँ पे लिखे मानव नेत्र की वैसी कोशिका जो रंग को अवशोषित करती है उसे शंकु कहते हैं। मानव नेत्र में 7 रंग का शंकु पाया जाता है। कौन कौन, यहाँ पे बैनी आह पिनाला, बैनी आह पिनाला, जैसे कि आप कभी कभी बरसात के मौसम में इंद्रधनुष को निकलते देखे होंगे, वो भी 7 रंगों का होता है। यही 7 रंगों का होता है, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। नो डाउट, दिक्कत नहीं ना। जो भी कहते हैं हमको इंग्लिश उतना नहीं आता है। तो ये 7 रंग का हमारे आँख में शंकु पाया जाता है। इसी 7 रंग से हम और सभी रंग को देख पाते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया मानव नेत्र में शंकु की संख्या लगभग 60 लाख होती है, यानी छड़ की संख्या लगभग 12 करोड़ होती है। क्यों, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता को ज़्यादा अवशोषित करना होता है, इसलिए इसकी संख्या ज़्यादा है। और कलर तो इजी वे में देख पाते हैं, इसलिए कलर की संख्या कम है। समझ में आ गया कि नहीं आगे बात, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। चलो आगे क्या है कि मुर्गा के नेत्र में छड़ की संख्या कम पाया जाता है, लेकिन लाल रंग का शंकु अधिक पाया जाता है, जिसके कारण सूर्योदय के 2 घंटा पहले ही उसे सूर्य की लालिमा दिखाई पड़ जाती है। यानी मुर्गा के नेत्र में छड़ कम, बहुत प्रकाश की तीव्रता बहुत कम पाया जाता है। तीव्रता वाला शंकु कोशिका देख रहे हो, थोड़ा देख रहे हो, अभी थोड़ा देख रहे होगा, वसूल लो, याद रखिए। हाँ तो देख रहे थोड़ा, ऐसा बात की नहीं, हमारा आँख बंद नहीं है। तो पाया जाता है, लेकिन लाल रंग का शंकु अधिक पाया जाता है, जिसके कारण सूर्योदय के 2 घंटा पहले ही उसे सूर्य की लालिमा दिखाई
पड़ जाती है, इसलिए वह देखते हैं सूरज निकलने से 2 घंटा पहले ही कुकड़ू को बोल के आदमी को क्या कर देता है, जगा देता है, क्योंकि उसके नेत्र में लाल रंग के शंकु बहुत मात्रा में पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए वह लाल रंग पहले ही देख लेता है सूर्य के कि अब सूरज निकलने वाले हैं, इसलिए पहले ही कुकड़ू को बोल देता है। फिर है मधुमक्खी के नेत्र में पारावैंगनी रंग का शंकु पाया जाता है। पारावैंगनी रंग का बहुत दूर तक देख पाता है, इसलिए वह बहुत दूर तक किसी वस्तु को स्पष्ट देख लेता है। देखने में छोटा है वो, लेकिन जितना दूर से हम यहाँ से देख पाएंगे, वो छत पे देखिएगा तो पता नहीं चल पाएगा कौन आदमी, लेकिन सिर्फ दिखेगा कि कोई आदमी है। लेकिन मधुमक्खी स्पष्ट देख लेगा कि वो है कौन, पहचान जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो मधुमक्खी बहुत दूर तक इसलिए स्पष्ट देख पाता है क्योंकि उसके नेत्र में पारावैंगनी रंग का शंकु पाया जाता है। नो डाउट। आगे, मानव के एक नेत्र का दृष्टि विस्तार 150 डिग्री होता है। जैसे कि यदि आप मानव एक नेत्र बंद करें, एक वो आँख बंद करो ऐसे, तो देखिएगा कि इधर लास्ट पोजीशन इधर दिखेगा, इधर लास्ट पोजीशन, यानी 150 डिग्री के कोण तक देखता है एक आँख। और दोनों आँख खोल के देखिए दोनों सीधा दिखेगा 180 डिग्री। दिखता है कि नहीं दिखता है? दोनों, एक आँख बंद कीजिए तो इधर से लगेगा कि कम गया, थोड़ा सा नहीं देखना, ऐसे देखते रहे दोनों तरफ। अब बंद कीजिए तो लगेगा अच्छा इन्हें दिख रहा था दीवार, इन्हें दिखना बंद हो गया, यानी कम गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कम जाता है कि नहीं कम जाता है? तो एक नेत्र का दृष्टि विस्तार 150 डिग्री तक, कितना डिग्री तक? 150 डिग्री तक मानव का। और दोनों नेत्र अगर देखेगा तो इधर सीधा देखेगा, इधर सीधा देखेगा, यानी 180 डिग्री देखेगा। कितना देखेगा बउआ? 180 डिग्री। तो मानव का एक नेत्र का दृष्टि विस्तार कितना होता है? 150 डिग्री तक। और दोनों नेत्र अगर देख रहा है, दोनों नेत्र खुला हुआ है तो 180 एकदम सीधा देखेगा, सीधा इधर आगे पीछे नहीं देख सकता, 180 से ज़्यादा नहीं। लेकिन वही जानवर के नेत्र के सिर, जो नेत्र होता है सिर के पास होता है, इसे होता है कि ना होता है, तो वो 180 से अधिक कोण देख लेता है, पिछुआ देख लेता है वो, क्योंकि उसका आँखिया ऐसे, हम लोग का आँख ऐसे है तो सीधा देख पाता है। अगर आँख एने रहता है इसे इधर, तो ये वाला भी नेत्र इधर की ओर देखता है हल्का, ये वाला भी देखता, पिछुआ देखता तनी तनी नहीं देखता। तो जानवर का नेत्र जो होता है सिर के विपरीत होता है, इसलिए वह 180 डिग्री से अधिक देख पाता है, वो पीछे भी देख लेता है वो। इसलिए देखते हैं जानवर को जब भी डंडा से पीछे से मार जाइए तो भाग जाएगा पहले ही, क्योंकि उसको पीछे भी दिख जाता है, क्योंकि अखिया ओकरा ऐसे है, पिछुआ देख लेता है वो, है कि नहीं? हमारा आँख सामने की ओर है तो हम सामने देख पाते हैं इसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? तो जानवर के नेत्र का दृष्टि विस्तार 180 डिग्री से अधिक होता है। अगर जानवर यहाँ पे है, इधर देख रहा है तो इधरों देख लेगा, इधरों देख लेगा, यानी इन्ने तक देख लेगा वो, इन्ने तक देख लेगा वो, देख लेगा कि नहीं देख लेगा? क्योंकि दोनों तरफ है, तो इसका 180 से अधिक होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, जो भी हो 180 डिग्री से अधिक होता है। जानवर के नेत्र का दृष्टि विस्तार 180 डिग्री से अधिक होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? फिगर से समझ में आ गया होगा? तब तक के लिए फिर यहीं तक नहीं देते आज का। इसको, हाँ, इसको सभी लोग कॉपी पे फेयर करते चलिएगा, इम्पोर्टेंस है ये। भी हम इंट्रोडक्शन बता रहे थे, एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा कल से। अभी तो दृष्टि विस्तार चल रहा था, ये सब चल रहा था, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, इसको लिखते चलिएगा। और फिर इसके बाद अगला पॉइंट क्या आएगा जी? अगला पॉइंट क्या है देखिए तो, हाँ, अगला आएगा वर्नाद। यहाँ तक आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। इसके बाद बताएंगे वर्नाद। वर्नाद क्या है? वर्नाद एक बीमारी है, ये होता किसको है हम बताएंगे। अगला स्टेप पे क्या आएगा? वर्नाद। फिलहाल यहाँ तक फेयर करके नोट करके रखिएगा, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।